डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मोदीशाला क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग मैथिली भाषा और साहित्य पढ़ रहे थे। कल हम मैथिली भाषा में किस तरह से लिखें अर्थात मैथिली में लेखन कार्य किस प्रकार से होता है वह पढ़ रहे थे। आज उसी सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे काल यानी टेंस, अब टेंस को मैथिली में किस तरीके से हम यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि काल टेंस 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल में क्या होता है, उसका चिन्ह है, जैसे राम जाता है या राम जा रहा है, जो आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते होंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो उसको मैथिली में किस तरीके से लिखते हैं तो वो हम बता रहे हैं। जैसे है, तो है को हम लोग मैथिली में अच्छी लिखते हैं, ये सामान्य प्रयोग है, अच्छी। इसके अलावा हम लोग थिक या थिक भी लिखते हैं। यहाँ पे छोटी मात्रा है, यहाँ पे बड़ी मात्रा है, दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। जब किसी पर वो खास बल देना होता है उसके लिए हम लोग थिक का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग क्षय का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा क्षैक जो होता है वो अनादर रूप होता है, और छथी, क्षैत या छथिन ये आदर रूप होता है। और जब हम लोग को पैसिव वॉइस में लिखना पड़ेगा, माने राम के द्वारा काम किया जाता है, तो यहां पे क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। तो उस समय हम लोग जो है के लिए क्या प्रयोग करेंगे, छनी, छनी या छैनी, इन इसमें कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, वे जा रहे हैं, मतलब वे लोग जा रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, ओ जायत छनी। वह राम है, अब वह राम है, हिंदी में तो हम लोग कह देंगे कि वह राम है, उनका नाम राम है, तो उसमें क्या होगा, ओ राम अच्छी। या अब यहां पे देखिए, अब अच्छी तो हम लोग सामान्य रूप से कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर जब आदर देना होगा तो ओ राम छति या हुनकर नाम राम छति, उनका नाम राम है, या उसका नाम राम है तो ओकर नाम राम अच्छी, उसका नाम राम है तो ओकर नाम राम अच्छी, या उनका नाम राम है तो हुनकर नाम राम छथि, छथि लगाएंगे जब आदर देना होगा, और छैक लगाएंगे जब अनादर देना, ओकर नाम राम छैक, माने उसका नाम राम है, अनादर भाव है। या छनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये तो वर्तमान काल में हो गया। अगर भूतकाल में जब हम आएंगे तो भूतकाल में क्या होता है, था, थी, थे लगा होता है, तो इसके लिए हम लोग मैथिली में छल शब्द का प्रयोग करते हैं। और छल जो होता है वो अनादर स्वरूप होता है। छलनी, मतलब छलनी जब लगा देंगे तो आदर स्वरूप हो जाएगा। या रहथी या छला, तो ये आदर स्वरूप हो जाएगा। जैसे राम आया था तो राम आयल छल, राम आए थे, राम आयल राहथी, राथी भी लगा सकते हैं। और जैसे देखिए, ये तो भूतकाल में हो गया, यहाँ पे मेनली हम लोग छल का प्रयोग करते हैं, या जब आदर देना होगा तो छलनी, रहथी या छला का प्रयोग करेंगे। अब भविष्य काल में देखिए, भविष्य काल में कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। भविष्य काल में क्या होता है, भविष्य काल में मुझे यह काम करना चाहिए, ठीक है। उसमें जैसे राम गागी गे के लगा होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट का जब होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो जैसे कि मैं पढ़ूंगा, तुम पढ़ोगे, फ्यूचर टेंस है। तो आपको कल हम बताए थे कि जब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में बताए थे कि फर्स्ट पर्सन होता है जो बोलता है, सेकेंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब फर्स्ट और सेकेंड पर्सन होगा, जैसे मैं और तुम, तो मैं पढ़ूंगा, तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे मैथिली में ब का प्रयोग करेंगे हम। जैसे हम पढ़ब, ठीक है, मैं देखूंगा तो हम देखब, यहां पे ब लगाएंगे। तुम देखोगे तो तू देख, अहां देखब, अहां हम लोग लगाते हैं, बताए थे कल कि मध्यम आदर के लिए अहां हम प्रयोग करते हैं, तुम के लिए तो या तुम भी यूज करते हैं, लेकिन हम उसको अवॉइड करेंगे, हम अहां का ही प्रयोग ज्यादा करें। और मैथिली में थर्ड पर्सन, जब हम लोग मैथिली मैंने साहित्य में जब लिखेंगे तो अधिकतर उत्तर लिखना, हमें तो उत्तर लिखना है, उत्तर लिखने के लिए तो थर्ड पर्सन का ही प्रयोग ज्यादा करेंगे कि विद्यापति ये कह रहे हैं, मतलब विद्यापति ये कहे छथि, तो वहां पे थर्ड पर्सन का अधिक प्रयोग होगा। तो उसमें देखिएगा जैसे वह, तो वह यहाँ पे वह देखेगा, तो वो देखत, ये तो फ्यूचर में है, लिखने में तो हम तो पास्ट टेंस का ही यूज करेंगे, ये समझाने के लिए हम आपको बोल रहे हैं। वैसे वर्तमान काल में देखिए, वर्तमान काल में कुछ और रूप शब्द जो है उसका यहाँ पे वर्णन है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो आपको बता दें कि राम पढ़ता है, तो ता ती ते जो होता है, तो ता ती ते में हम लोग क्या करते हैं,
एत, ईत या यत, इस पे से हम किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम पढ़ता है तो राम पढ़ैत अछि, ठीक है, या पढ़ ई अथवा भी लगा सकते हैं, यो अथवा भी लगा सकते हैं, लेकिन आमतौर पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, एत का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता पढ़ती है तो सीता पढ़ैत अछि, ठीक है, और राम पढ़ता है तो राम पढ़ैत अछि। यहाँ पे आप देखिए हिंदी में जो है वो जो भारत में क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे मतलब पुल्लल जब वहां पे कर रहे हैं, लिंग में भेद हो रहा है हिंदी में, राम पढ़ता है सीता पढ़ती, लेकिन मैथिली में देखिए लिंग भेद नहीं होता है क्रिया में। तो राम पढ़ैत अछि या सीता भी पढ़ैत अछि, सीता भी पढ़ैत अछि या राम भी पढ़ैत अछि। यहाँ पे क्रिया में क्या हो रहा है, लिंग भेद नहीं हो रहा है, लेकिन हिंदी में क्या होता है, लिंग भेद होता है क्रिया में, राम पढ़ता है सीता पढ़ती है। तो मैथिली के क्रियापद में लिंग भेद नहीं होता है, तो लेकिन हम लोग तब भी मतलब सहायक क्रियापद के माध्यम से लिंग भेद करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अब ऐसे है ना कि राम पढ़ता है तो राम पढ़े थिका, जब हम लोग थिका कर देंगे तो वो सिंगुलर में हो जाएगा, और पुल्लर में कर देंगे तो राम पढ़े थिकी, तो राम सीता पढ़े थिकी, तो सीता पढ़ती है। अब सिंपल पास्ट टेंस में जब देखिए राम पढ़ता था तो ये आपको बताया कि ताती ते होता है तो एत लगाते हैं, तो राम पढ़े, अब ये था हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छल हो जाएगा, राम पढ़े छल। अब ये देखिए काम दूसरों के लिए नहीं, पैसिव रूप में जब हम लोग सेंटेंस का यूज करेंगे तो कैसे होगा कि राम पढ़ाता या राम पढ़ाता था या सीता पढ़ाती थी, तो यहाँ पे एत लगा देंगे, राम पढ़वैत था है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छल हो जाएगा। सीता पढ़ाती थी तो सीता पढ़वैत छल हो जाएगा। अब इसका कुछ अपवाद है, मैंने यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे पढ़ाता था तो क्या हो गया, पढ़वैत हो गया। अब ये आता आती आते है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवैत लिखेंगे। जैसे पढ़ाता पढ़ाती है ना तो पढ़वैत लिखे, तो आता आती आते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवैत हो जाएगा, अवैत हो जाएगा। गाता गाती गाते तो क्या हो जाएगा, गवैत हो जाएगा। लाता लाती लाते यहाँ पे क्या हो जाएगा, लवैत हो जाएगा। पाता पाती पाते यहाँ पे क्या हो जाएगा, पवैत हो जाएगा। अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट में देखिए, अब जैसे यहाँ पे देखो जैसे रहा है रही है, ये तो पता ही होगा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट होता है कि राम जा रहा है, सीता जा रही है, वह पढ़ रहा है, वो पढ़ रही है, इस फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको जब था थी थे कर देंगे तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट है तो पास्ट इम्परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग वर्ब है, जैसे कि अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट नहीं लिखे हैं, उदाहरण समझाने के लिए हम आपके लिए लिखे हुए हैं कि राम आ रहा है, या वह कुछ कोई मतलब वह वस्तु ला रहा है, वह गाना गा रहा है, ठीक है। तो आ के लिए हम लिखेंगे आवी, ठीक है। मैथिली में आ के लिए होता है आवी, ला के लिए होता है लावी, गा के लिए बने गाना गाने के संदर्भ में है तो गावी होता है। अब पा है मैंने पाना, मैंने किसी चीज को पाना, किसी को प्राप्त करा तो पा भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए अब रहा है रही है रहे के लिए हम लोग रहल लिखते हैं, और है के लिए अच्छी लिखते हैं, और था थी थे के लिए छल लिखते हैं। ये तो आपको बता ही चुके हैं। अब उदाहरण से देखिए इसमें, अब देखिए राम आ रहा है तो राम आवी रहल अच्छी। अब जैसे राम आ रहा था तो राम आवी रहल छल, ठीक है। अब ला है तो ला भी, तो कोई मतलब राम सामान ला रहा है तो राम सामान ला भी रहल अच्छी। वह गाना गा रहा है तो वह ओ गीत गा भी रहल अच्छी। वह कोई सामान प्राप्त कर रहा है तो वो कोई सामान वो कोनो सामान पा भी रहल अच्छी। ऐसे हो जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए कैसे हम लोग यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, चुका चुकी चुके, तो इसके लिए हम लोग मैथिली में लिखते हैं क्या, चुकल, ठीक है। चुकल, वह सामान प्राप्त कर चुका है तो वो सामान प्राप्त कर चुकल अच्छी। अब देखिए भूतकाल में किस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। भूतकाल में देखिए पास्ट टेंस में थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन वही आपको बताए थे जिसके बारे में बात किया जाता है, जैसे वह वे लोग राम, अर्थात जिसके बारे में बात की जाए। अब देखिए जब आदर स्वरूप होगा तो उसके लिए हम लोग थर्ड पर्सन में यूज करते हैं लनी, लैनही या लैनही। जैसे देखिए राम भोजन किए थे तो राम भोजन कैलनी, तो यहां पे लॉ अनी है, बताए लनी। अब ये भी लिख सकते हैं लनी, कैलनही, लैनही, लेकिन हम लोग आमतौर पर इसका प्रयोग करते हैं लनी का। राम भोजन कैलनी। इसी तरह से देखिए सामान्य, ये तो आदर स्वरूप हो गया। असामान्य में क्या होगा कि राम खाना खाया था या राम खाया था तो राम खायल, यहां पे सिर्फ लॉ लगाएंगे।
यहां पे लनी लगा देंगे, राम भोजन कैलनी। अनादर स्वरूप में क्या होता है, वह खाया, ये तो सामान्य था। अनादर स्वरूप में वह खाना खाया, वो भोजन कैलक या खैलक, वह खाया तो वो खैलक, लक लगा देंगे। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का, जब ये तो थर्ड पर्सन के बारे में बताए कि राम भोजन किए थे तो थर्ड पर्सन हो गया, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में मैंने खाना खाया था, फर्स्ट पर्सन हो गया। तो हम भोजन कैलूं या मैंने खाया तो हम खैलूं। वह खाया था तो वो खैने छल, ये भूतकाल में हो गया, वह खाया था तो वो खैने छल। अब ये देखिए, जब ना नी ने लगा, जैसे मुझे पढ़ना है, हिंदी में हम लोग कहते हैं मुझे पढ़ना है, तो उसके स्थान पे हम लोग मैथिली में बाग का प्रयोग करते हैं, हमरा पढ़वाक अछि। मुझे पढ़ना है तो हमरा पढ़वाक अछि। अब देखिए, अब यहां पे सहायक क्रिया है, पढ़ना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और है जो वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो जब सहायक क्रिया नहीं हो तो तुम पढ़ लेना, तो यहां पे हम लोग ब लगाएंगे, अहा पढ़ी ले, ठीक है। और जब कारक चिन्ह हो, तो जब कारक चिन्ह हो, तो मुझे पढ़ने में मन लगता है, यहां पे मैं क्या है, कारक चिन्ह है। तो हमरा पढ़वा में मन लागैत अछि, मुझे पढ़ने में मन लगता है तो क्या है, हमरा पढ़वा में मन लागैत अछि। अगर कोई क्रिया शब्द है तो हम लोग ई या ए का प्रयोग करते हैं, मुझे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हमरा पढ़ पड़ैत अछि, अगर कोई क्रिया शब्द है तो ई या ए का प्रयोग, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो मुझे पढ़ना पड़ता है तो ई या ए का प्रयोग करेंगे, तो हमरा पढ़, ये जो ई नहीं है मतलब अ का आधा अ है, ये हमरा पढ़, तो ये आधा अ को हम ऐसे ही लिखते हैं, ये इस तरह से लिखे। क्रिया के अंत में अब से देखिए, क्रिया के अंत में अगर अ होगा तो मैथिली में हम लोग ई का प्रयोग करते हैं। पढ़ है तो हम लोग पढ़ को मैथिली में पढ़ ही लिखते हैं। अब देख है तो उसको मैथिली में देख ही लिखते हैं, लेकिन चल अपवाद है, चल को हम लोग चल ही नहीं लिखेंगे। जैसे मुझे पढ़ना है तो हमरा पढ़वाक अछि, तो अलग होता है। मैं वो पढ़ ही रहल अछि, माने वह पढ़ रहा है, तो वो पढ़ को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ी, वो पढ़ ही रहल अछि। देख है तो वह देख रहा है, तो वो देख ही रहल अछि। यहाँ पे छोटी मात्रा, हर सही में छोटी मात्रा हो जाएगा, मैथिली में ई लघु हो जाएगा। यहाँ पे क्रिया के अंत में जब ओ हो तो मैथिली में क्या प्रयोग करते हैं, ऊ, हर्षौ, ऊ की छोटी मात्रा। अब देखो है तो देखिए, देखो या देखिए, जो हम लोग हिंदी में कहते हैं कि तुम देखो, आप देखिए, तो वहां पे मैथिली में क्या हो जाएगा, देखू हो जाएगा। सुनो, सुनिए तो सुनू हो जाएगा। तुम देखो तो अहा देखू, तुम सुनो तो अहा सुनू, आप देखिए तो अहा देखू, आप सुनिए तो अहा सुनू। तो मैथिली में मुख्य क्रिया में लिंग भेद नहीं होता है, आदर भाव में सहायक क्रियापद के माध्यम से लिंग भेद होता है। वो तो हमको पहले बताए, वह पढ़ता है तो वो पढ़ैत अछि, वह पढ़ती है तो वो पढ़ैत अछि। यहाँ पर वह पढ़ता है और वह पढ़ती है, तो हिंदी में तो लिंग भेद हो रहा है कि वहां पढ़ती है तो स्त्रीलिंग के लिए बोध हो रहा है। अगर हम मैथिली में कहेंगे तो वो पढ़ैत अछि, तो वो पुल्लिंग के लिए भी है, स्त्रीलिंग के लिए भी है। लेकिन जब हमको आदर भाव का बोध कराना होगा तो वहां पर हम थिका लगा देंगे, वो पढ़ैत थिका और वो पढ़े थिकी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख लिए कि मैथिली भाषा में हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। ये बहुत ही मुश्किल कार्य नहीं है, थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता है। 1 से 2 बार आप इसको गो थ्रू करेंगे, एक बार उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद जब हम लोग अब भाषा विज्ञान को सिस्टमैटिक तरीके से, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो अब आरंभ होगा। अभी सिर्फ हम लोग बैकग्राउंड में चल रहे थे, बैकग्राउंड में हम लोग अभी मतलब एक छोटा मोटा समझ, एक ओवरव्यू समझ ले लिए कि मैथिली भाषा क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, मैथिली भाषा में किस तरीके से लिखते हैं। अब हम पहला खंड आरंभ करेंगे जिसको कहते हैं भाषा विज्ञान, अर्थात भाषा का जो किस तरह से भाषा क्या होता है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर मैथिली भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। मैथिली भाषा भारतीय भाषा परिवार का अंग है, तो उसमें भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का क्या स्थान है। फिर मैथिली भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम किस तरीके से हुआ, जैसे प्राचीन मैथिली थी, मध्यकालीन मैथिली हो गई, आधुनिक मैथिली हो गई। फिर मैथिली भाषा की विभिन्न बोलियां क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि 4 कोस पर पानी बदला, 8 कोस पर वाणी,
तो मैथिली भाषा के अलग अलग बोलियां क्या है, फिर अब इतनी सारी बोलियां हैं तो जो हम साहित्य लिखेंगे तो कौन सी बोली का प्रयोग करेंगे, ये तो एक समस्या है। तो इसके लिए भाषा में मानकीकरण किया जाता है, तो इसके लिए एक मानक मैथिली है, हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में। फिर मानक मैथिली की क्या विशेषता है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा अब आप लोग कई बार सुनते होंगे कि मैथिली जो है हिंदी की उपभाषा है, हिंदी की बोली है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथिली भाषा हिंदी भाषा से ज्यादा प्राचीन है। मैथिली भाषा 7वीं सदी यानी 700 से 800 ईस्वी में ही मैथिली का ओरिजिन देखा जा सकता है। अब ये अलग विषय है, हम जब उस चैप्टर पे आएंगे तो बताएंगे कि हिंदी कैसे ज्यादा पॉपुलर हो गया और मैथिली उतना अधिक पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया। तो मैं अब ये उसमें हमें पढ़ना है कि मैथिली का हिंदी से क्या संबंध है, मगही से क्या संबंध है, बांग्ला से क्या संबंध है, भोजपुरी से क्या संबंध है, संथाली से क्या संबंध है। अर्थात मैथिली जो है हमारे आसपास बिहार राज्य में जो भी भाषा है, जो मैथिली भाषा के अगल बगल जो भी भाषा है, जैसे बांग्ला है, असमिया है, उड़िया है, हिंदी है, मगही है, भोजपुरी है, तो इस चूंकि आपको पता होगा कि हमारे आसपास जो भी व्यक्ति होता है तो हम लोग उस व्यक्ति के गुण या अवगुण से प्रभावित होते हैं। उस तरह से भाषा में भी परिवर्तनशीलता का गुण होता है, अर्थात भाषा भी अपने आसपास के भाषा से प्रभावित होती है। तो उसमें क्या संबंध है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इतना अध्ययन करने के बाद हमारा जो सेक्शन 1 है वो पूरा हो जाएगा। तो प्रश्न इससे तो नहीं आएगा, लेकिन अब जो पढ़ाएंगे तो वहां से प्रश्न आपको आएगा। और प्रश्नों में पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति होती है कि अल्टरनेट ईयर में लगभग वो प्रश्न रिपीट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आप पूछ रहे हैं कि भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान निर्धारित करूं, तो अगले वर्ष वो पूछ लेंगे कि मैथिली भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम बताइए। इस तरह से होता है। तो ये करीब 10-15 टॉपिक है लगभग, तो 10-15 टॉपिक पढ़ेंगे तो वहीं से प्रश्न आएगा। ये सिर्फ बैकग्राउंड अभी तक जो हम आपको बताए थे वो सिर्फ बैकग्राउंड था, वो समझने के लिए था। जरूरी है आगे का टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए टॉपिक हमें आना चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और वहां पे हम विधिवत रूप से मैथिली भाषा विज्ञान आरंभ करेंगे। थैंक यू।